हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोर्स फॉर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के बारे में अभी सभी जानते हैं 482 सीआरपीसी में क्वेश्चन में जाते हैं और ये भी एक सही तथ्य है कि क्वेश्चन जनरली होती नहीं है। बहुत ही कम मामले होते हैं जिनमें क्वेश्चन हो जाती है। अधिकतर मामलों में कोर्ट कहती है ट्रायल चलाइए। अगर आप कह रहे हैं झूठे एलिगेशन है तो ट्रायल में साबित कीजिए, उसके बाद आपको जस्टिस मिल जाएगा। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पर एफआईआर को क्वैश करके मामले को खत्म करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। मैक्सिमम केसेज में यही होता है। और दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि आपके माता पिता के साथ पत्नी रही नहीं, आपके भाई और बहन जीजा के साथ पत्नी कभी रही नहीं, तो फिर भी उनके नाम एफआईआर में होते हैं। आप पुलिस को बहुत बोलते हैं, सारे एविडेंस दे देते हैं, उसके बाद भी पुलिस नाम नहीं हटाती है। तो दोस्तों ऐसे में फिर क्या किया जाए? सभी इन्वॉल्व हो गए, सबके लिए परेशानी हो गई, तो फिर हम क्वेश्चन में जाएं या ना जाएं, और जाएं तो कैसे जाएं, कब हमें जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब ये वीडियो आपको दे देगा। साथ ही इस वीडियो में एक लेटेस्ट जजमेंट का रेफरेंस भी दूंगा। अभी 7 जून 2021 का ये जजमेंट है। तो दोस्तों ये पूरा ही वीडियो आप सब लोगों के लिए जिनके ऊपर कोई झूठी एफआईआर हुई है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके मामलों में आपको हेल्प कर सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अब तक नहीं किया है, और नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियां इस चैनल से रिलेटेड रोज मिलते रहे, लेटेस्ट वीडियो आपके पास रोज जाते रहे। और दोस्तों मैं कहना चाहूंगा आपको, आप अभी भी इंस्टाग्राम पे नहीं आ रहे हो। 60,000 लोग कम से कम होने वाले हैं जो इस चैनल को रोज वॉच कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वॉच कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर हिसाब लगाएं तो 1 लाख से भी ऊपर लोग हैं जो देश भर में इस चैनल को देख रहे हैं और प्यार दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इंस्टाग्राम पे नहीं आते हो। आप इंस्टाग्राम पे आइए, ट्विटर पे आइए, वहां पर भी अपने को एक कम्युनिटी बनानी है बहुत बड़ी। और मैंने सोचा हुआ है कि जब एक बड़ी कम्युनिटी जैसे कि आज यूट्यूब पे बन चुकी है, ऐसी जब इंस्टाग्राम पे भी बन जाएगी तो वहां पर भी कुछ ऐसे एक्शन लिए जाएंगे, कुछ ऐसे काम किए जाएंगे जो आप सब लोगों की किसी ना किसी तरह से मदद जरूर करेंगे। इसलिए दोस्तों आप सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों के लिंक आपको मिलेंगे सोर्स पर प्रहार के, और वहां पर जाकर सोर्स पर प्रहार को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप लोग जरूर से फॉलो कर लें। अब ये मामला ऐसा था कि 2015 में मैरिज हुई, 2016 में बेटी हुई, 2018 में वाइफ अलग हो गई। मतलब कि वाइफ ने ये कहा कि मेरे साथ क्रियोलिटी करता है, दहेज मांगता है, इसलिए वो अलग हो गई। अब दोस्तों सेक्शन 9 की बात आती है। सेक्शन 9 जिसको कि अधिकतर सजेस्ट किया जाता है जब भी कोई हस्बैंड जिसकी वाइफ चली गई है वो पूछता है कि क्या करना चाहिए, तो उसको जवाब दिया जाता है कि सेक्शन 9। कल दोस्तों मेरे पास एक ऐसा मामला आया था जिसमें पति को सजेस्ट किया गया कि आप सेक्शन 9 डाल दो। अगर आप सेक्शन 9 डाल दोगे तो आपकी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है आप सब लोग जानते हैं। तो और दोस्तों मैंने अभी कल एक वीडियो भी डाला था सेक्शन 9 पर कि सेक्शन 9 का यूज हमें क्यों नहीं करना चाहिए। इस मामले में भी देख लीजिए, पति ने डाला सेक्शन 9। जैसे सेक्शन 9 की पिटीशन रिसीव हुई, पत्नी ने कर दिया 498A और उसमें बाकी की धाराएं भी जोड़ दी, डीपी एक्ट भी लगा दिया, और पति के माँ बाप, पति की बहन, पति के जीजा सबको उसमें इन्वॉल्व कर दिया। अब दोस्तों इस मामले में जो सास ससुर थे, बहन जीजा थे, वो लोग गए क्वेश्चन के लिए। अब उन्होंने इस एफआईआर की लीगलिटी, इसकी वैलिडिटी, इसकी करेक्टनेस पे सवाल उठाए। पूरी एफआईआर में जो भी एलिगेशन थे वो सारे के सारे हस्बैंड के ऊपर थे, माँ बाप के ऊपर, बहन जीजा के ऊपर कोई भी ऐसे एलिगेशन नहीं थे जो कि स्पेसिफिक हो। जो एलिगेशन थे भी वो सारे हवा हवाई थे, जो कि 498A और 406 और 420 के इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। दोस्तों अधिकतर मामलों में क्या हो रहा है आजकल कि पति के घर से यदि कोई भी भाई बहन सरकारी नौकरी में है तो उसका नाम इन्वॉल्व कर दो, उसके डिपार्टमेंट में लेटर भेज दो ताकि उसकी नौकरी चली जाए। अब सवाल ये है कि ऐसा करने वाले लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। ये बेशर्म टाइप के लोग होते हैं जो इस प्रकार की चीजें करते हैं। और इतना ध्यान रखिए, अगर आप इस तरह की चीजें कर लोगे ना तो सामने वाला भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी आपकी ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इसलिए बेहतर आप लोगों के लिए यही है कि आप पहले तो झूठी एफआईआर दर्ज ही ना कराएं, और अगर झूठी एफआईआर कोई दर्ज करा रहा है तो फिर कम से कम अपने पति पे कराओ भाई जिससे झगड़ा है, उसके बुजुर्ग माता पिता को, उसके बहन भाइयों को, उसके जीजा को जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसका नाम बिल्कुल इन्वॉल्व मत कराओ। अब जो वाइफ की तरफ के वकील थे हाई कोर्ट में, उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि भाई ऐसा ही तो पूरा ट्रायल का मैटर है कि बनता है या नहीं बनता, क्वेश्चन तो की नहीं जानी चाहिए, और ट्रायल के समय पे देखेंगे, ट्रायल में लोग साबित करेंगे कि झूठे इल्जाम है, तब देखेंगे कि क्या करना है। बट अभी इस स्टेज पर एफआईआर क्वैश नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों कोर्ट ने कई सारी चीजों को देखा। अब दोस्तों उनमें जो कि जीजा थे उनकी पोस्टिंग जगह जगह हुई थी, तो वो तो कभी वाइफ के साथ रहे ही नहीं, वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, अलग अलग जगह पे पोस्टिंग होती रही। सास ससुर जो थे वो अलग जगह पे थे, और जो पत्नी थी वो अपने पति के साथ रह रही थी, यानी वो लोग कभी साथ में रहे नहीं। और जो एफआईआर थी उसमें कोई स्पेसिफिक एलिगेशन था ही नहीं, क्योंकि जब आप साथ रहे नहीं, कोई घटना घटी नहीं, तो कोर्ट के मुताबिक अगर कोई घटना घटेगी तो आप उसमें डेट प्लेस टाइम मेंशन करोगे। लेकिन अब अगर कोई घटना घटी नहीं तो उसमें डेट प्लेस टाइम आदमी मेंशन नहीं कर सकता,
क्योंकि अगर वो कोई डेट या प्लेस या टाइम मेंशन करता है, उस डेट और टाइम पे वो व्यक्ति कहीं और था तो वो फंस जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, एलिगेशन तो लगा देता है लेकिन डेट टाइम प्लेस को मेंशन नहीं करता है। तो ऐसे केस में कोर्ट ने ये माना कि भाई ये बेसलेस एलिगेशन है, इस प्रकार के एलिगेशन नहीं चलेंगे और कोर्ट ने ये जो पिटीशन थी इसको अलाउ कर दिया, यानी कि हस्बैंड के अलावा जितने भी लोग थे उन सबके नामों को एफआईआर से क्वैश कर दिया गया। तो कुल मिला के बात यह है, आप सोचते हैं कि क्वेश्चन में जाना है तो ये भी एक ऑप्शन है कि हस्बैंड की तरफ से क्वेश्चन मत डालिए, क्योंकि हस्बैंड जो है उसकी तरफ से क्वेश्चन नहीं हो पाएगी। लेकिन बाकी के जो नाम है जो कि अननेसेसरी इन्वॉल्व किए गए और उसके प्रूफ आपके पास हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्वेश्चन में जा सकते हैं ताकि कम से कम उन लोगों के नाम वहां से हट सकें। क्योंकि अगर आप हस्बैंड का नाम डाल दोगे तो फिर हटना बहुत मुश्किल है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि बाकी लोगों के नाम से आप क्वेश्चन डाल दीजिए, उनके नाम अगर क्वैश हो सकते हैं तो वो हटवा लीजिए, फिर मुकदमा इसी मामले की तरह केवल हस्बैंड पर चलेगा। तो दोस्तों ये तरीका है अगर आप क्वेश्चन में जा रहे हैं। हस्बैंड का तो आप ये मान के चलिए बहुत ही कम चांस है नाम हट जाए। अब वो तो हस्बैंड है, उसको झेलना पड़ेगा, मुकदमा सच्चा है या झूठा है, लड़ो। अब दोस्तों देखिए, इतने सारे मैट्रिमोनियल पे चैनल्स, इतने सारे लोग चैनल्स को देख रहे हैं। अब ये सारे चैनल्स को जितने लोग देख रहे हैं यानी कि ये सारे प्रताड़ित हैं। अब इतने लाखों की संख्या में दोस्तों प्रताड़ित हैं, तो इसे देख करके हमारे नवयुवकों को ये सबक लेना चाहिए कि वो शादी ना करें। अब शादी ना करें इसका एक और एंगल भी है, अगर वो किसी रिलेशन में भी जाते हैं, कभी वो सोचे शादी ना करें लिव इन में चले जाएं, तो लिव इन में लड़की ये कह देती है कि मेरा शारीरिक शोषण किया, तो सेफ तो लड़का वहाँ पे भी नहीं है, वहाँ पे बल्कि और बुरा फंसता है, क्योंकि 376 लगता है, उसमें नौकरी भी चली जाती है, करियर चौपट, समाज में इज्जत खराब, अखबारों में छप जाता है कि ये रेपिस्ट है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखना है, शादी भी नहीं करनी, लिव इन में भी नहीं जाना। अब तो एक ही तरीका है, सन्यासी बन जाओ। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आप फालतू के मुकदमों से बच जाओगे और दूसरा साल भर के अंदर अपने देश की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। चलिए दोस्तों, ये तो थी हंसी मजाक की बात। अगर आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।